दोस्तों, रात के ठीक 12 बज रहे थे। हवेली की टूटी खिड़कियों से आती हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। चांद बादलों में छिप छिप कर जैसे किसी राज को देख रहा हो। उस वीरान पहाड़ी पर बनी पुरानी हवेली वर्षों से बंद थी, पर आज वहां रोशनी जल रही थी। आदित्य ने अपनी कार हवेली के बाहर रोकी। उसके साथ उसकी पत्नी नंदिनी और छोटी बहन सिया थी। वे तीनों शहर की भीड़भाड़ से दूर कुछ दिन सुकून के बिताने आए थे। यह हवेली आदित्य को उसके दादाजी की वसीयत में मिली थी। दादाजी ने कभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की थी, बस इतना कहा था, उस घर में अतीत सोता नहीं है। तब आदित्य हंस दिया था, पर आज हवेली के सामने खड़े होकर उसे दादाजी की आंखों में छिपा डर याद आ रहा था। हवेली के दरवाजे भारी थे। जैसे ही आदित्य ने उन्हें खोला, भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया। नंदिनी कांप उठी। शायद खिड़की टूटी है। आदित्य ने सामान्य बनने की कोशिश की। अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनमें से कुछ की आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थीं। लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थीं, जहां अंधेरा और गहरा था। सिया ने हंसते हुए कहा, भैया, ये तो किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। पर उसकी हंसी में हल्की घबराहट थी। रात को जब तीनों अपने अपने कमरों में सो गए, तभी हवेली के गलियारों में किसी के कदमों की आहट गूंजी। धीमी, स्थिर, जैसे कोई चल रहा हो। नंदिनी ने करवट बदली। उसे लगा शायद आदित्य उठा होगा, पर आदित्य गहरी नींद में था। आहट तेज हुई, फिर अचानक एक चीख सिया के कमरे से। आदित्य और नंदिनी दौड़कर सिया के कमरे में पहुंचे। दरवाजा खुला था, खिड़की भी खुली थी, पर सिया वहां नहीं थी। कमरे की दीवार पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार कुरेदी हो। बिस्तर पर एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी और सड़े फूलों की। सिया! आदित्य चीखा। पूरी हवेली में सन्नाटा था। नीचे आंगन में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी पर धूल जमी थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि हवेली ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। आदित्य के हाथ कांप गए। डायरी दादाजी की थी। उसमें लिखा था कि इस हवेली में कभी एक परिवार रहता था। मालिक रघुवीर प्रसाद, उनकी पत्नी माया और उनकी छोटी बेटी तारा। एक रात तारा गायब हो गई, कभी नहीं मिली। माया पागल हो गई। उसने कहा कि हवेली ने तारा को ले लिया है। लोगों ने उसे भ्रम समझा। कुछ महीनों बाद माया भी उसी तरह गायब हो गई। रघुवीर ने हवेली छोड़ दी और फिर दादाजी ने इसे खरीद लिया। आदित्य के माथे पर पसीना था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने तारा को देखा है, वो अब भी यहीं है, वो अकेली नहीं है। आदित्य को अपना बचपन याद आया। वो तब 10 साल का था। एक बार दादाजी उसे यहां लाए थे। उसे याद है, वो सीढ़ियों पर खेल रहा था। तभी उसे ऊपर से एक लड़की की हंसी सुनाई दी थी। उसने दादाजी से पूछा था, ऊपर कौन है? दादाजी ने सख्त आवाज में कहा था, कोई नहीं, कभी ऊपर मत जाना। उस रात आदित्य ने सपना देखा था। एक लड़की जिसके बाल आंखों पर गिरे थे और जिसने कहा था, तुम वापस आओगे। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, नंदिनी ने कहा, पर पहाड़ी पर नेटवर्क नहीं था। आदित्य ने तय किया कि वो हवेली की हर जगह खोजेगा। ऊपर की मंजिल पर जाते ही उसे ठंड और बढ़ी हुई महसूस हुई। गलियारे के अंत में एक कमरा था जो बंद था। दरवाजे पर खरोंचें थीं और भीतर से धीमी सिसकियां। आदित्य ने दरवाजा खोला। कमरा खाली था, पर दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें बनी थीं कोयले से। उनमें से एक तस्वीर सिया जैसी थी और उसके पास एक और लड़की खड़ी थी, लंबे बालों वाली, तारा। अचानक पीछे से आवाज आई, वो उसे ले गई। आदित्य ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें धसी हुई। आप कौन हैं? आदित्य ने पूछा। मैं माया हूं। नंदिनी का दिल धड़कना भूल गया। पर आप तो मरी नहीं,
हवेली ने मुझे जाने नहीं दिया। माया ने बताया, तारा की आत्मा अकेली नहीं थी, वो बच्चों को बुलाती थी। जो भी बच्चा इस घर में आता वो उसे अपने साथ ले जाती। पर क्यों? आदित्य ने चीखा। क्योंकि उसे अपने साथ खेलने के लिए कोई चाहिए। माया की आंखों में आंसू आ गए। उस रात की याद उसके सामने तैर गई। तारा सीढ़ियों पर खेल रही थी, अचानक जैसे दीवारों में समा गई। कुछ दिनों बाद माया को भी आवाजें सुनाई देने लगी। तारा कहती, मां, मेरे साथ आओ। माया ऊपर के उसी कमरे में गई और फिर वो भी गायब हो गई। अचानक हवेली में सिया की चीख गूंजी, भैया! आदित्य भागा। आवाज तहखाने से आ रही थी। तहखाना जिसका जिक्र डायरी में नहीं था। दरवाजा बंद था। आदित्य ने पूरी ताकत से धक्का मारा। दरवाजा खुला। नीचे अंधेरा। सीढ़ियां गीली थीं। नीचे जाते ही उसने देखा सिया बीच में खड़ी थी। उसके पीछे एक लड़की, लंबे बाल, सफेद फ्रॉक, आंखें काली। तारा, आदित्य बुदबुदाया। सिया की आंखें खाली थीं। तारा मुस्कुराई, तुम लौट आए। आदित्य के दिमाग में अचानक सब जुड़ गया। दादाजी ने यह हवेली क्यों खरीदी? क्यों उन्होंने आदित्य को यहां लाया? डायरी के एक पन्ने पर एक और बात थी जो उसने अभी पढ़ी नहीं थी। तारा किसी से बदला ले रही है, उस आदमी से जिसने उसे धक्का दिया था। आदित्य का दिल रुक गया। उसे याद आया, बचपन में वो और एक लड़की सीढ़ियों पर खेल रहे थे। वो लड़की कौन थी? उसे इतना याद था कि वे दोनों छुपन छुपाई खेल रहे थे। लड़की ने कहा था, मुझे पकड़ कर दिखाओ। वो दौड़ा। लड़की पीछे हटी और वो गिर गई सीढ़ियों से। उसने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि दादाजी ने कहा था कुछ बातें भूल जानी चाहिए। वो लड़की तारा थी। तारा मरी नहीं थी, वो दीवारों में कैद हो गई थी और अब बदला लेने आई थी। तारा ने सिया का हाथ पकड़ा, एक की जगह एक। आदित्य चिल्लाया, मुझसे बदला लो, उसे छोड़ दो। तारा की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे धक्का दिया था। मैं बच्चा था। मैं भी। हवा तेज हो गई। तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। माया की आवाज गूंजी, तारा, छोड़ दो उन्हें। तारा चीखी। दीवारें टूटने लगीं। तहखाने की मिट्टी दरकने लगी। आदित्य ने सिया को पकड़ लिया। तारा ने उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और अकेलापन था। मुझे अकेला मत छोड़ो, उसने फुसफुसाया। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। मैं यहीं रहूंगा। नंदिनी चीखी, नहीं! पर आदित्य ने सिया को ऊपर धकेल दिया। तहखाना गिरने लगा। तारा ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों अंधेरे में समा गए। कई साल पहले तारा ने मुस्कुराते हुए कहा था, अगर मैं गिर जाऊं तो? आदित्य ने हंसकर कहा था, मैं पकड़ लूंगा। पर वो पकड़ नहीं पाया। सुबह हवेली खामोश थी। नंदिनी और सिया बाहर खड़ी थीं। तहखाना पूरी तरह धंस चुका था। आदित्य नहीं मिला, न तारा। कुछ दिनों बाद हवेली को तोड़ दिया गया, पर पहाड़ी पर धुंध आज भी छाई रहती है। लोग कहते हैं कभी कभी वहां एक आदमी और एक लड़की साथ चलते दिखाई देते हैं और हवा में एक आवाज गूंजती है, अब हम अकेले नहीं हैं।